किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि अगर आप अडानी, अंबानी, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट और इनके जैसे कई सारे अमीर लोगों से इनका सारा पैसा लेके आपके जैसे दुनिया भर के हर आम इंसान को बराबर मात्रा में अगर बांट दिया जाए, इसके बाद ही महज कुछ ही सालों के अंदर वह सारा का सारा पैसा इन सभी अमीर लोगों के जेब में वापस चला जाएगा और आप फिर से वैसे ही बन जाओगे जैसे आज हो। और क्या आप जानते हैं इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? एंड द रीजन इज एसेट्स। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी ये कहा करते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसके पास आम नॉर्मल इनकम से एसेट बिल्ड करने की या फिर पैसिव इनकम अर्न करने की स्किल होती है, वह लाइफ में ग्रेट वेल्थ अचीव कर सकता है। क्योंकि पैसिव इनकम देने वाले जितने भी एसेट्स आपके पास होंगे, आप उतने ही अमीर बनते जाओगे। और ऐसे ही 15 एसेट ऐसे हैं जो अमीरों को इस दुनिया में और भी ज्यादा अमीर बना रही है। इसमें से सबसे पहला एसेट आता है कैश, मनी, पैसा। मान लो आपके बैंक में पड़ा हुआ पैसा आपको इंटरेस्ट दे रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पर वो बात अलग है कि उसमें से 2 से 4 या 5% इंटरेस्ट मार्केटिंग इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता। लेकिन कैश आज के टाइम पर भी बहुत से लोगों की, बहुत से कंपनीज की या फिर बहुत सारे इन्वेस्टर्स की टॉप प्रायोरिटी होती है। अब इस आर्टिकल में आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिलायंस जैसी कंपनी, जिसका नाम सुनते ही लोग यहाँ पर दौड़े चले आते हैं, उनके पास 2.1 लाख करोड़ का कैश रिजर्व मौजूद है। दोस्तों, टाटा ग्रुप यहाँ तक कि हर साल 60,000 करोड़ का कैश रिजर्व सिक्योर करके रखती है। और अभी क्या यहाँ पर रिसेंट न्यूज में आप ये भी देख सकते हो कि वॉरेन बफेट ने अपनी 50% होल्डिंग को लिक्विडेट कर दिया है। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो उनके पास $277 बिलियन का कैश रिजर्व मौजूद है। और यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कैश रखने के पीछे इन अमीरों के पास महत्वपूर्ण रीजन होते हैं, जिसमें से पहला नंबर पे ये आता है कि इन्वेस्ट इन द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। अमीर लोगों का हमेशा से ये मानना होता है कि दुनिया भर में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी भरी पड़ी है, इसलिए जब भी कोई बेटर इन्वेस्टमेंट आपके दरवाजे पर आ जाए तो उस वक्त आप अपने कैश के साथ रेडी रहो। और मोस्टली जो भी लोग कैश रखा करते हैं उनके पास यही मेन रीजन होता है। और दूसरा रीजन यहाँ पे आता है टू अर्न हाई इंटरेस्ट। कैश होने से आपको राइट टाइम में और सही डील आपको मिल तो जाती है, साथ ही अमीर लोग अपने पास रखे हुए पैसे को हाई इंटरेस्ट रेट पर भी दिया करते हैं, जिसकी वजह से उनको ईयरली एक फिक्स्ड इनकम आती रहती है। इसलिए आपके जीवन में सक्सेस कब, कहां और कैसे आ जाए, तो बी रेडी विद द कैश। कैश के बाद सबसे बड़ा दूसरा एसेट आता है रियल एस्टेट एसेट्स का। अब यहाँ पर रियल एस्टेट को सबसे बड़ा दूसरा नंबर का एसेट बोलने के पीछे मेरा ये रीजन है कि नंबर 1, रेंट पेमेंट। हम में से कितने लोगों को हर महीने एक फिक्स्ड इनकम अच्छी नहीं लगती, ये बताओ मुझे। वो भी तब जब हमें उस पर्टिकुलर इनकम के लिए 8 से 9 घंटा काम ना करना पड़े, यानी कि फ्री की इनकम। और ये पॉसिबल किससे हो सकता है मालूम है आपको? रियल एस्टेट से। आजकल यहाँ पर जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना, उस हिसाब से लोग भी चेंज होते जा रहे हैं। आज के टाइम पर लोगों को घर महज रहने के लिए नहीं, बल्कि स्टूडियो खोलने के लिए, एजुकेशन सेंटर खोलने के लिए, पढ़ाने के लिए, या फिर पीजी रखने के लिए, या फिर यहाँ पर स्मॉल बिजनेस खोलने के लिए भी चाहिए होते हैं। तो ऐसे में अगर आप थोड़ा स्मार्ट खेलते हो ना, तो ऐसे ही किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आप मंथली अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो। और इसी के साथ रियल एस्टेट का दूसरा एडवांटेज है दी एप्रिसिएशन। देखो, जिस हिसाब से दुनिया की जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना, उसी हिसाब से रियल एस्टेट का मार्केट भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जितना ज्यादा लोग होंगे ना, उतना ज्यादा उन्हें रहने के लिए घर चाहिए होगा। और क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, इसीलिए प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी आसमान छूने लगे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के मुताबिक आप यहाँ पर ये देख ही सकते हो कि बेंगलुरु में प्रॉपर्टी की प्राइस 10 से 15% तक इंक्रीज हो चुकी है। दिल्ली में यहाँ पर 15% इंक्रीज हो चुकी है, 12% पुणे में और 11% हैदराबाद में। और ये आर्टिकल ये दिखाता है कि रियल एस्टेट कितना ज्यादा वैल्यू आपके जीवन में ऐड कर सकता है। यहाँ पर बात आती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स की। यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो ऑफिस बिल्डिंग पर, जिसमें लोग आकर अपना काम करेंगे और बदले में उसके आपको रेंट दिया करेंगे। अगला नंबर यहाँ पर आता है कमर्शियल बिल्डिंग्स का, जहाँ पर बिजनेसमैन आकर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचा करेंगे। वहाँ से भी आपको अच्छा खासा फ्रेंड का पैसा मिल जाएगा। और नंबर 3 यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है लैंड का, जिसमें यहाँ पर आप फार्मिंग कर सकते हो, कोई स्कूल, कॉलेज या फिर कोई यूनिवर्सिटी खुलवा सकते हो। इवन यहाँ पर अगर आपका कोई लैंड खाली पड़ा है ना, तो उसकी वैल्यू भी जीवन के साथ बढ़ती जाती है। और एक बात हमेशा आपको जीवन में याद रखनी है कि जिस घर में आप रहते हो ना, उसको कभी भी एसेट नहीं मानना है, क्योंकि वहाँ से आपको कोई भी पैसा नहीं आ रहा है और उसमें वहाँ पर रहने के लिए आपको उल्टा जेब से पैसा खर्चा करना पड़ता है। इसी के बाद हमारा आता है एसेट नंबर 3, जो की है बॉन्ड। जब भी गवर्नमेंट और किसी इन्वेस्टमेंट को कैश की जरूरत होती है ना, तब वो वहाँ पर इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स को बॉन्ड इशू करवाते हैं। और इसी बॉन्ड के बदले गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी अपने इन्वेस्टर को हर महीने एक सर्टेन अमाउंट पे करने का वादा किया करती है। बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए एक सुपर सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि वो सारे के सारे डायरेक्ट गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट वो लोग किया करते हैं जिनको लॉन्ग टर्म में एक सिक्योर रिटर्न चाहिए होता है। बॉन्ड में आप यूजुअली 10,000 रुपए से इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हो और गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपको 6 से 8% का रिटर्न दिया करती है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है उस लेवल पर। लेकिन इसके विपरीत कॉर्पोरेट बॉन्ड आपको 8 से 12% का रिटर्न दिया करती है, जो कि और बड़ा नंबर है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि कॉर्पोरेट में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है गवर्नमेंट के मुकाबले। इसी तरीके से कई सारे टैक्स सेविंग बॉन्ड्स भी हुआ करते हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आपको टैक्स बेनिफिट के साथ साथ 5 से 6% का एक्स्ट्रा रिटर्न भी दिया करेंगे। और अगर आप यहाँ पर और भी ज्यादा रिटर्न चाहते हो, तो आप अगले स्टेप पर कदम रख सकते हो, जो है स्टॉक, जो की है हमारा यहाँ पर एसेट नंबर 4 का। मतलब यहाँ पर ये होता है कि किसी भी कंपनी में आपके हिस्सेदारी का हक। जब आप मान लो किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हो, तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के
मालिक बन जाते हो। ये इसको डिटेल में समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। स्टॉक्स क्या होते हैं? पहला क्वेश्चन ये है यहाँ पर। स्टॉक्स या शेयर एक ओनरशिप सर्टिफिकेट के जैसे काम किया करते हैं। अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो, इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के एक शेयर होल्डर बन गए हो। कंपनी अपने स्टॉक्स बेचकर पैसे इकट्ठा किया करती है, जिससे वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। अब यहाँ पर दो टाइप्स के स्टॉक्स हुआ करते हैं। पहला है कॉमन स्टॉक और दूसरा है प्रीफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक्स में क्या होता है, आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं बोर्ड मेंबर्स के लिए वोट करने का। अगर कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो आपको डिविडेंड या कैपिटल गेन मिल सकता है। यहाँ पर प्रीफर्ड स्टॉक का ये होता है कि वोटिंग राइट नहीं होते हैं यहाँ, लेकिन पहले आपको डिविडेंड मिलते हैं। अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो यहाँ पर ऐसे कुछ समीकरण मैंने बताए हैं जिसके हिसाब से आपको प्रॉफिट हो सकता है स्टॉक से। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का दूसरा बड़ा फायदा होता है स्टॉक एप्रिसिएशन का। बढ़ती और ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे बड़ा बोल्ड मूव माना जाता है, क्योंकि ये मूव आपके लगाए हुए 10,000 को 1 लाख, 5 लाख और कभी कभार तो 50 लाख भी बना सकता है। अब आता है यहाँ पर एसेट नंबर 5, म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड। स्टॉक्स के बाद अब हम आ जाते हैं म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड यानी कि ऐसे फंड जो कि देश के 30 कंपनीज में पैसे लगाया करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स इंडिया के दो मेजर इंडेक्सेस हैं। अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए हर इंसान चाहता है कि वो देश के बेस्ट कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करे, और इंडेक्स फंड इसका सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है। रिच माइंडसेट वाले लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अपने काम के साथ साथ अगर कोई चीज हमें अमीर बना सकती है तो वो है अदर पीपल्स टाइम, यानी कि पैसा आपका, मुनाफा भी आपका, मेहनत दूसरों की। इसीलिए इंडेक्स फंड आपको मंथली SIP के जरिए एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करके अपने लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस डेवलप करके दे सकती है। तो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप यहाँ पर SIP कैलकुलेटर में भी देख सकते हो कि अगर आपकी सैलरी 25,000 है, जिसमें से आप हर महीने 6,000 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, 13% के एनुअल रिटर्न की मदद से 25 साल बाद 1,36,00,000 के आसपास जमा हो चुके होंगे। तो मेरी तो यही सलाह है कि SIP अभी के अभी स्टार्ट करो या फिर शेयर किसी न किसी कंपनी के खरीदना स्टार्ट कर दो। इसके बाद आता है एसेट नंबर 6 और वो है इक्विपमेंट्स। यहाँ पर मान लो कि आपके पास कोई इक्विपमेंट है, मान लो ऐसा इक्विपमेंट जो कि दूसरों का काम आसान कर सके किसी भी लेवल पर, तो उस चीज को रेंट पे देकर आप अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मेरे पास एक DSLR कैमरा है, उसे मैं अगर किसी को रेंट में दे दूं जो कि वीडियो की शूटिंग किया करता है शादी वगैरह में, तो मैं उसको अगर देता हूँ तो वो वहाँ से अच्छी खासी इनकम जनरेट करके मेरे को भी थोड़ा हिस्सा दे सकता है, जिससे कि मेरी पैसिव इनकम हो जाएगी। या फिर मान लो आपके पास ये एक एक्स्ट्रा कार या फिर एक एक्स्ट्रा बाइक जिसे कि आप ओला या फिर रैपिडो में देकर वहाँ से अच्छा खासा रेंटल इनकम कमा सकते हो, जिसका मतलब है पैसिव इनकम। और मेरी मानो तो अच्छा खासा अमाउंट वहाँ से जनरेट हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं एसेट नंबर 7 में, जो कि है पेटेंट्स। पेटेंट एक बहुत ही अंडररेटेड और अमेजिंग एसेट है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ, जब भी आप कोई नया इन्वेंशन करते हो या फिर यूनिक प्रोडक्ट लाते हो तो उसके लिए आप एक पेटेंट फाइल कर सकते हो। यह एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि आप इसके राइटफुल इन्वेस्टर हो, और जैसे कोई कंपनी या फिर एंटिटी आपका ये इन्वेंशन या प्रोडक्ट यूज करती है तो उससे आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, और अगर वो आपको पैसे नहीं पे करते सर्टेन अमाउंट में तो आप उन पर केस भी कर सकते हो। बिजनेस की दुनिया में अगर देखा जाए तो पेटेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता है। 1995 में कैलाश खाटकर ने एक टेक्नोलॉजी जनरेट की थी जो कि थी एक एंटीवायरस, जो उनके कंप्यूटर को एक बहुत ही हद तक वायरस फ्री कर पाया था। उन्हें ये लगा कि ये टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है तो इसका पेटेंट फाइल करवा लेना चाहिए। और जब लोगों को एंटीवायरस की नीड लगी तो उनके दिमाग में आया सिर्फ एक ही नाम, क्विकहील, जिसे कि अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर वह 2000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। और ये दिखाता है कि आज के टाइम पर पेटेंट कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। अब आते हैं एसेट नंबर 8 पर, जो कि है ट्रेडमार्क। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि पेटेंट आपके इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक उसी तरीके से ट्रेडमार्क आपके सिंबल्स, वर्ड्स और फ्रेजेस को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। आज के टाइम पर इस कंपीटिंग बिजनेस की दुनिया में स्कैम और फ्रॉड के चांसेस सेम रेट पे इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है हमें अपने ब्रांड को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क का सही यूज करना है। और यहाँ पर इसको एग्जांपल के तौर पे समझाओ तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है द टेस्ट ऑफ इंडिया। अमूल ने यहाँ पर ये कैच फ्रेज ट्रेडमार्क करवाया था, और इसी कैच फ्रेज की मदद से अमूल ने काफी ज्यादा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की थी। और अगर मान लो यहाँ पर कोई और ब्रांड इस कैच फ्रेज को अगर यूज करता है तो उस पर्टिकुलर ब्रांड को अमूल को एक बहुत भारी भरकम अमाउंट पे करना होगा। और ठीक इसी तरीके से टाटा ग्रुप ने अपने लोगों को भी ट्रेडमार्क करवाया था, और यहाँ पर टाटा ग्रुप अपने ट्रेडमार्क का यूज करने के लिए हैवी लाइसेंस की फीस भी चार्ज कर चुकी है। नंबर 9, ब्रांड एंड गुडविल। ब्रांड एंड गुडविल वैसे दो अलग अलग टर्म्स है, पर दोनों ही किसी भी इंडिविजुअल या फिर बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। ब्रांड नेम इसलिए बनाया जाता है जब कोई कस्टमर उसे कंज्यूम करे, उसे यूज करे, तो उसके मन में एक इंप्रेशन बन सके कि वह एक प्रीमियम चीज यूज कर सकता है। वही दूसरी तरफ गुडविल का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है। ब्रांड एक तरीके का एफर्ट है जिसे
कंपनी खूब सारा पैसा और टाइम देके बिल्ड किया करती है। वहीं पर अगर देखा जाए तो गुडविल एक तरीके की इमेज है जो तभी बना करती है जब आप कस्टमर को राइट वे में ट्रीट किया करते हो। दोनों ही चीजों को अगर देखा जाए तो आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। वैसे यहाँ पर कई सारे एग्जांपल है जहाँ पर सिर्फ अच्छी गुडविल की वजह से कई कंपनी बैंकरप्सी से बची है। कई सारी ऐसी कंपनीज है जो मात्र अच्छी ब्रांडिंग के दम पर स्केल करती चली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर MRF को ही ले लो। इससे 15 साल पहले अगर देखा जाए तो MRF कोई तगड़ा ब्रांड नहीं था और आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो मात्र एक ही इंसान है जो उनके लिए एड्स किया करता है, उनका ब्रांड को प्रमोट करता है और उस इंसान ने मानो बीते 10 सालों में MRF की दुनिया को बदल कर रख दिया है। अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट करके बताओ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। एसेट नंबर 10 आता है पीपल्स। हम में से कई सारे लोग और बिजनेसेस अपने एम्प्लॉयज की वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं और उनकी कमी हमें तब महसूस होती है जब वो चले जाते हैं। देखो एक बात हमेशा याद रखना, यह ब्रांड वैल्यू, ये गुडविल नाम पे है और इससे फायदा भी कंपनी को हुआ करता है, लेकिन इसको बनाने वाला एक एम्प्लॉय होता है। तो पहले दिन से ब्रेन स्टॉर्मिंग करके, फंड इकट्ठा करके और यहाँ तक कि टेस्ट को रन करके एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया करता है। वो इंसान ही होते हैं, यानी कि लोग ही होते हैं जो कंपनी को सक्सेसफुल बनाया करते हैं या फिर कोई भी इंसान को सक्सेसफुल बनने में मदद किया करते हैं। आपको क्या लगता है कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस या फिर टाटा जैसी कंपनीज, इन सभी कंपनीज का इतना सक्सेसफुल होने का आखिर कारण क्या है? यहाँ पर इसका आंसर है यहाँ पर उनके एम्प्लॉयज और उनके टीम ने भी बड़े से बड़े इंसान को क्यों ना आप देख लो, उसने अकेले कभी भी अपने दम पर बिजनेस को रन नहीं किया है। इसके सक्सेस के पीछे के सबसे बड़े रीजन है उसके आसपास के बैठे हुए लोग। फाइंड द राइट पीपल हु कैन बी वैल्यूएबल एसेट टू यू। एसेट नंबर 11, रॉ मटेरियल एंड कमोडिटीज। देखो लाइफ में कई सारी ऐसी सिचुएशन आती है या फिर ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें ये लगता है कि पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता। जिंदा रहने के लिए या फिर अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए हमें बहुत सारी कमोडिटीज की भी जरूरत पड़ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड-19 का वक्त ले लो, लोगों ने 100 रुपए देकर भी सैनिटाइजर और मास्क खरीदे थे उस समय। यहाँ तक कि उस समय 200 रुपए 300 किलो रुपए टमाटर और सब्जियां बिक रही थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमोडिटीज की वैल्यू कैश से ज्यादा है। और यहाँ पर जितने भी अमीर लोग हैं ना, इस बात को भली भांति समझ जाते हैं पहले से, इसीलिए वो गोल्ड या फिर सिल्वर जैसी कमोडिटीज पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करके पहले से ही रखा करते हैं ताकि आगे चलकर उनको काम आए। रॉबर्ट कियोसाकी सर भी खुद यहाँ पर कमोडिटीज को ज्यादा प्रेफर किया करते हैं। इन सभी की वजह अगर देखा जाए, गोल्ड इन सभी में ऐसी प्रीशियस कमोडिटी है जो आपकी लाइफ को बहुत ही हद तक आसान बना सकती है। इसीलिए करंट सिनेरियो में बाकी चीजों के साथ साथ कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब आते हैं एसेट नंबर 12 पे, जो की है बुक्स, सॉन्ग्स, डिजिटल कोर्सेज और इन्फॉर्मेशन एंड कंटेंट। आज के टाइम को अगर देखा जाए तो डिजिटल युग का जमाना है। आज के टाइम पर हर कोई अपने कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन से जुड़ा रहता है। ऐसे में डिजिटल एसेट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो बुक्स, वीडियो, डिजिटल कोर्सेज, म्यूजिक, ऐप आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल एसेट साबित हो सकते हैं। आज के टाइम पर इंफॉर्मेशन का सभी के पास ओवरलोड है, सबके पास काफी रॉ डेटा और रॉ नॉलेज है। ऐसे में अगर आप कोई ब्लॉग पोस्ट करते हो तो बस आपको राइट मार्केटिंग टूल ढूंढकर काम पे लग जाना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑडियंस को रीच आउट करना है और एक भी प्रोडक्ट चलाना, तो आपका ब्रांड नेम बिल्ड होने वाला है। सॉन्ग्स और कंटेंट के केस में ये चीज और भी ज्यादा स्केलेबल हो जाती है। इसके लिए यहाँ पर आप किंग का एग्जांपल ही देख लो। उनका एक गाना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ, मान मेरी जान, इसने यूट्यूब में आके 500 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए। और इतना ही नहीं, इसके बाद तो किंग इतने सारे शोज और इतने सारे इवेंट्स में काम करने का मौका मिला जिसने उसके इस गाने को अलग ही लेवल पर इमोर्टल बना दिया। साथ ही निक जोनस को यह गाना इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपने चैनल पर किंग के साथ यह गाना दोबारा रिक्रिएट किया। तो यहाँ पर आपका आर्ट और आपकी डेडिकेशन भी एक वैल्यूएबल एसेट साबित हो सकती है और यही चीजें आपको पैसा कमाकर दे सकती है। आते हैं एसेट नंबर 13 पर, जो की है रॉयल्टी। चलो आपके लिए यहाँ पर रॉयल्टी को सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो आपने कोई बुक लिखी है जो कि बेस्ट सेलर साबित हुई। अब उस बुक के राइट्स कोई मूवी स्टूडियो खरीदना चाहता है ताकि वो मूवी स्टूडियो उससे कोई शो क्रिएट कर सके और इसके बदले में टोटल कलेक्शन का कुछ हिस्सा आपको दिया जाएगा, ऐसा तय होता है। और उसके भी आगे जितनी भी चीजें होंगी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मर्चेंडाइज, प्रोडक्ट, उसके टोटल रेवेन्यू का भी कुछ हिस्सा हमेशा आपको मिलता रहेगा। और इतना ही नहीं, रॉयल्टी में एक टर्म होता है सिंडिकेशन। जब यहाँ पर कोई भी टीवी शो बहुत ही बड़ा हो जाता है ना, या फिर जब मल्टीपल ब्रॉडकास्टर्स उनके राइट को खरीद लेते हैं, तो जितनी भी बार उस शो को रन किया जाता है ना, उतनी बार दोस्तों एक्टर और राइटर को पैसा दिया जाता है। एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स को ले लो, जिसने अपनी मैसिव सक्सेस के बाद काफी पैसा कमाया है। उनके एक्टर्स को आज के टाइम पर भी 10 से 20 मिलियन डॉलर पर ईयर पे किया जाता है रॉयल्टी के तौर पे। और रॉयल्टी की वजह से जॉर्ज आर मार्टिन, जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स लिखी, यहाँ तक कि जेके रोलिंस, जिन्होंने हैरी पॉटर को लिखा, ऐसे लोग इसी की वजह से मिलियनर बन पाए हैं। एसेट्स नंबर 14, यूनिक राइट्स। अब इस एसेट्स को मेंशन करने के पीछे मेरा मानना तो ये है कि इंडिया में कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस के लोगों के साथ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मौजूद है, जिसको हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन या फिर जीआईस भी बोल सकते हैं। और ये जीआईस आपके लिए बहुत बड़े एसेट साबित हो सकते हैं। जीआईस एक तरीके का अधिकार है जो एक स्पेसिफिक रीजन के लोगों को दिया जाता है ताकि वह अपने जियोग्राफिक लोकेशंस पर ऑथेंटिक और यूनिक प्रोडक्ट क्रिएट कर सके। एग्जाम्पल के लिए दार्जिलिंग के टी प्रोडक्शन, वेस्ट बंगाल के पास दार्जिलिंग में उगने वाली चाय को एक यूनिक फ्लेवर और अरोमा का दर्जा मिला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि दार्जिलिंग
इनके यूनिक क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन की वजह से ऐसी चाय पूरे इंडिया में कहीं नहीं उगा सकते। और इसी यूनिक राइट की वजह से दार्जिलिंग टी आज की डेट में 300 से 400 करोड़ का एनुअल टर्नओवर जनरेट किया करती है। इसके बाद फाइनली आता है एसेट नंबर 15, जो की है फर्स्ट मूवर एडवांटेज और प्रोप्राइटरी बिजनेस मॉडल। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब ये होता है कि जब भी आप न्यू टेक्नोलॉजी और स्किल का यूज करके कोई भी नया इन्वेंशन कर देते हो या फिर उस स्किल या फिर टेक्नोलॉजी से कोई बिजनेस बिल्ड करते हो तो आप उस बिजनेस के सोलो ओनर कहलाते हो। बाकी पता है कि सभी एसेट्स में जो सबसे ज्यादा स्केलेबल है, जो जल्दी से जल्दी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के राह पर ले जा सकती है, वो है दोस्तों यहाँ पर बिजनेस। क्योंकि बिजनेस मॉडल हमेशा आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देता है। मार्केट में कितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स क्यों ना आ जाए, लेकिन उस ब्रांड की लॉयल्टी हमेशा इंसानों के मन में रह जाती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ओला का बिजनेस मॉडल ही देख लो। ओला के ओनर्स ने ये देखा कि इंडियन टैक्सी सर्विसेज में यानी कि इंडियन टैक्सी इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा सैचुरेशन मौजूद है और यहाँ पर इंडिया के लोगों को टैक्सी लेने के लिए बहुत ही दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। इवन टैक्सी लेने के लिए साथ ही टैक्सी ड्राइवर की ये भी दिक्कत थी कि वो जब भी एक सवारी लेकर जाया करते थे तो उनको वापसी में कोई भी ग्राहक नहीं मिला करता था, इसलिए वो एक ही कस्टमर से आना जाना दोनों का चार्ज लिया करते थे। उन्होंने इस गैप को खत्म किया और ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाया जिसने उन्हें आज तक का मूवर एडवांटेज दिया हुआ है। किसी तरीके से जीरोधा ने भी ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए लोगों को जागरूक किया और देश में इन्वेस्टिंग कल्चर को चेंज किया। ठीक इसी तरीके से आप भी नए नए टेक्नोलॉजी और एआई का यूज करके अपने लिए एक ऐसा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज दे सके और अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए एक पैसिव इनकम सोर्स आप बिल्ड कर सको। दोस्तों ये थी वो 15 एसेट्स और आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें